हैं पंचेरी के जसबीर सिंह, जो कि इंडिपेंडेंट जो है वो अपना नाम उन्होंने नामांकन जो है आज उन्होंने अपना नामांकन दिया है। और अगर हम बात करें तो पहले ये डीडीसी जो है पंचेरी वो भी रह चुके हैं और मौजूदा अभी भी अगर हम बात करें तो ये डीडीसी पंचेरी रह चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है और समर्थन कितना इनको जो है वो लोगों का अभी मिल रहा है। तो जैसे कि बात करें जिब, थाथी और उधमपुर की, तो कितना समर्थन जो है आपको अभी लोगों का यहाँ से मिल रहा है? देखिए, मुझे हमेशा ही इन सारे क्षेत्रों का ढेर सारा प्यार मिला और डीडीसी तो मुझे पंचेरी मोंगरी की 20 पंचायतों के 60,000 लोगों ने बनाया, लेकिन मुझे पूरे उधमपुर का हमेशा से ही प्यार मिलता रहा है और हमेशा मैं इसका आभार व्यक्त करता रहा हूँ। इन सब लोगों का प्यार हमें मिलता रहा है और काफ़ी बार जो है वो हर क्षेत्र के लोगों से हमारी इंटरेक्शन होती रही। तो आज मौका मिला है कि उनका जो है वो जो कैंडिडेट बना हो उनका जनप्रतिनिधि बनने के लिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो आज प्यार देखा है आपने रैली में, जन सलाब उबड़ा था जो पूरे उधमपुर वेस्ट से, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा और हम और सशक्त होंगे। ज़्यादा किस प्रोजेक्ट्स को लेकर मतलब आप लोगों को जो है अवेयर कर रहे हो और किस प्रोजेक्ट्स पर आगे अगर आप जीते हैं तो काम किस प्रोजेक्ट्स पर करना चाहिए? मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड, पॉजिटिव अप्रोच और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक इंजीनियरिंग सेंट्रिक अप्रोच चाहता हूँ। इंजीनियरिंग सेंट्रिक अप्रोच से मेरा अर्थ है कि जिसका काम उसी को साझे, ठीक है ना। तो दूसरा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से मेरा मतलब है और सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स है। इसमें मुद्दों पे राजनीति हो, सॉल्यूशंस पे बात हो और सबसे बड़ी बात कि काम इस तरीके से हो कि उसके रिजल्ट निकल के आए। ऐसा ना हो कि मुद्दा उछाल दिया सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए लेकिन उसका सॉल्व नहीं किया। यूथ की युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे हैं, शहरों का सफाई का मुद्दा है, दूर दराज के इलाकों में टीचर्स की बहुत बड़ा चैलेंज है और उधमपुर में तो देविका एक बहुत बड़ा, माँ देविका की सेवा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात कि उधमपुर एक बड़ा प्यारा शहर है, बड़ा पुराना शहर है, बड़ा प्यारा शहर है, माँ देविका के किनारे बसा है। तो यहाँ के लोगों को एक स्वच्छ उधमपुर देना वो एक प्रायोरिटी है। फिर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, वहाँ पे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना और जो बुनियादी ढांचा है, चाहे बेसिकली अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो है वो रोड्स की बात करें, बाकी रोड्स की बात करें, बिल्डिंग्स हैं सरकारी, आरडीडी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जितना भी ओवरऑल ढांचा है हम चाहते हैं कि क्वालिटी बेहतर हो, क्वांटिटी के साथ साथ जो गुणवत्ता है काम की वो अच्छी हो, ताकि जो बुनियादी ढांचा है देश का उसका अच्छा निर्माण हो सके, जो पब्लिक का पैसा है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सके। तो जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट हैं इन सबकी फाइलें खोलेंगे, इन सबको मॉनिटर करेंगे, जहाँ समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाएंगे। उधमपुर के लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उधमपुर के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है, ट्रैफिक मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो इन सब पे काम करने वाले हैं। वेयर हाउस मैं पिछले दिनों सुनता आया हूँ, काफ़ी सारे लोगों से मिला भी, तो वेयर हाउस उधमपुर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या रही है। हम इन सब मुद्दों पे काम करेंगे और एक साफ और स्वच्छ उधमपुर मैं चाहता हूँ, जो कमर्शियल सेंटर तो हो बट उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ थोड़ी यहाँ ग्रीनरी बढ़े, लोगों को साफ हवा मिले, थोड़ी सी लोगों को फ्रीली ट्रैक कर सकें, साफ हवा मिल सके, थोड़े से रिक्रिएशन आसपास के एरिया जो हैं वहाँ पे जो है वो पार्क क्रिएट किए जाएँ ताकि लोगों को हम बेहतर जीवन दे सकें। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, टीचर्स की बहुत कमी है, रोड नेटवर्क अब टूटा हुआ है, अभी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ नहीं पहुँचा है, तो उन सब एरियाज़ को रोड नेटवर्क से जोड़ना। नेटवर्किंग एक बड़ा मसला है, मैं बताऊँ आपको, जसरकोट, घलियोत जैसे एरिए अभी नेटवर्किंग से नहीं जुड़े हैं, जंगल गली में बड़ा पोर नेटवर्क है, ठीक है। लड्डा के बहुत सारे एरिए जो है वो पोर नेटवर्क में है, उधमपुर का बहुत सारा सेंट्रल बेल्ट जो है वो पोर नेटवर्क में है। तो इन नेटवर्किंग पे काम करना, तो कुल मिला के इन सारी चीज़ों पे काम करना एक टॉप प्रायोरिटी है। फिर चाहता हूँ कि असेंबली में जो है वो उन लोगों के मुद्दे पहुँचे जो हमारी सेवा कर रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को मैंने बड़ी करीबी से काम करते हुए देखा है और मैं इसका गवाह हूँ कि उन लोगों ने खूब सारी मेहनत की है। ये डेली बेसिस हो, मेरे बिजली के डेली बेसिस जो हमारे साथ थे, मैंने देखा है रात को 12-12 बजे हमने उनको खंभों पे चढ़ाया है, बर्फ़ हो, तूफान हो, हमने उनसे काम करवाया है। हमारे पीएचई वाले डेली बेसिस थे, वेरियस डिपार्टमेंट्स के डेली बेसिस थे। हमने जो हमारे रेवरे खेल थे जहाँ नेहरू युवा केंद्र से सिलेक्ट होकर आए थे, उनकी तो पूरी जवानी ही हमने जो है प्रयोग कर दी, लेकिन उनको दिया कुछ नहीं। तो जब वो कुछ कर सकते थे तब हमने उनको जो है हायर कर लिया एक मिनिमम रेट पे। तो आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको वो सुविधाएं दें। मैं कंट्रेक्चुअल जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अगर कंट्रेक्चुअल है भी तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है तो कम से कम मिनिमम वेजेस तो लागू की जानी चाहिए, क्योंकि अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो मिनिमम वेजेस लागू करो। अगर नहीं दे सकते तो उसको जो स्टेट का दर्जा दो और उसको वाइब्रेंट करो उसकी। अगर आपने यूटी ही रखना है और अगर आप नहीं भी दे सकते तो उसकी इकोनॉमी को इतना वाइब्रेंट तो करो कम से कम कि यूटी खुद मिनिमम वेजेस दे सके। कम से कम हर वो नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, स्पेशली जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस तो मिलने चाहिए, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। तो उन सब की चिंता करना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरा, जो लेबर क्लास है, हम चाहते हैं कि उसकी जो सोशल सिक्योरिटी है उस पर काम हो, जो यूथ है उस पर काम हो, उसको पता हो कि अगर हम मेहनत करेंगे तो किस क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो क्या परिणाम आएंगे। ऐसा नहीं ना हो कि मैं यूथ हूँ, मैंने पेपर तो दे दिया, एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे दिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इससे मैंने उस यूथ को देखा है, जब एसआई का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और बहुत सारे एग्ज़ाम जो थे कैंसिल हुए, तो मैंने देखा है कि यूथ टूट गया था।
क्योंकि बहुत सारों के माँ बाप एक ही बार पढ़ाई पे पैसा लगा सकते हैं, बार बार वो कोचिंग नहीं दिला सकते, और आपने माफ़ी तक नहीं मांगी उसके लिए। बहुत सारे काम ऐसे हुए मैं हमेशा मांगता हूं जनाब, जहां गलती है माफ़ी मांगते हैं, और पब्लिकली मांगी है। कम से कम लीडरशिप को सामने आके उन कामों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए जिससे कि पब्लिक को नुकसान होता है। तो यूथ जो था ओवरेज हो गया, बहुत सारा यूथ ओवरेज हो गया, पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं, लंबे टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, यूथ पॉलिसी बनी नहीं है। हरियाणा को देखिए कितना अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा है। क्या जम्मू कश्मीर ने स्पोर्ट्स पॉलिसी पे काम किया? क्या हमने यूथ पॉलिसी पे काम किया? क्या हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई फिक्स है कि कब पोस्टें निकलेंगी? बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी ओवरेज हो रही है, हमें चिंता है उनकी, हर माँ बाप को उनकी चिंता है कि क्या होगा उनका, ठीक है ना। वैसे टूरिज्म पॉलिसी मैं कहता हूँ और दुनिया मानती है, दुनिया जानती है कि टूरिज्म जे एंड के इकोनॉमी की बैकबोन है, लेकिन चाहे वो 2019 से पहले का वक्त रहा हो, चाहे 2019 के बाद का वक्त रहा हो, मेरे क्षेत्र इसका गवाह है कि टूरिज्म सेक्टर पे हमने पैसा नहीं खर्चा। जब पैसा ही नहीं खर्चा तो बैकबोन कैसे बनेगा? अब क्या आप यहाँ सीमेंट की इंडस्ट्रीज लगाएंगे? क्या आप यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज लगाएंगे? नहीं, आपको यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, आपको हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, आपको इन इंडस्ट्रीज़ पे काम करना पड़ेगा। और टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर दो ऐसी इकोनॉमी है, अगर इसमें आप जो हमारे डैम्स हैं उनसे पैदा होने वाली बिजली को जोड़ दो तो ये 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के जो युवा है उसको रोजगार दे सकते हैं। सिंगापुर हमसे बहुत छोटा है, दुनिया के कई मुल्क जम्मू कश्मीर से बहुत छोटे हैं, बहुत सारे तो उधमपुर से बहुत छोटे हैं ज़िले से, लेकिन बहुत तरक्की कर रहे हैं। कारण क्या है कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज किया है, यूटिलाइज किया है। तो एक सरकार के हाथ में होता है, लीडरशिप के हाथ में होता है, अगर वो सही तरीके से चलेगी तो लोग सहयोग करेंगे। अब पंचैरी की बात करें तो वो एक हिल स्टेशन है, तो आप अगर जीत जाते हैं तो आप उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के लिए आपने बहुत कुछ किया, मैंने सुना है लड़कियों के लिए आपने हाइजीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा, टीचर्स को लेकर, स्टाफ को काफ़ी आपने इनिशिएटिव लिया है कि उनको मतलब जितनी बेटर वो परफॉर्मेंस है उनकी हो सके। तो मैं ये जान चाहती हूँ कि वहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए आप क्या करना चाहिए? जब हम एसी रूम्स में बैठते हैं ना तो हम नीचे की चिंता नहीं करते। जब मैंने टेक ओवर किया, मुझे याद है मैं हाई सेकेंडरी मोंगरी गया, हाई सेकेंडरी दमनोत गया और बहुत सारे स्कूलों में गया, वहाँ बच्चियों के लिए वाशरूम तक नहीं थे, जो थे वो डिसफंक्शनल हो चुके थे, वाशरूम तक नहीं थे। और मैं कब की बात बता रहा हूँ, 2021 की बात बता रहा हूँ, जब स्वच्छ भारत मिशन चल चुका था, ठीक है ना, जब सारे वो मिशन चलाए जा चुके थे जिसके माध्यम से कि लड़कियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त किया जा चुका था। आने के बाद आप देख लीजिएगा आंकड़े, मैं थोड़ा सा अमाउंट खर्च पाया हूँ, लेकिन दमनोत को भी मैंने वाशरूम दिए हैं बच्चियों के लिए, मोंगरी को भी दिए, पंचारी को दिए, लांदर को दिए, लड्डा को दिए, मेरे जो तमाम हाई स्कूल थे गलियोत से लेकर परंड तक सबको दिया, ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनको थोड़ी सी मदद की जा सके। दूसरा, जहाँ तक टूरिस्ट विलेज का सवाल है, तो मैं हमेशा से चाहता था कि उधमपुर एक मेजर कमर्शियल सेंटर बने, और जो हमारा देविका प्रोजेक्ट है उसको उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके, क्या हो चुका है वो देखना पड़ेगा, फाइल उसकी खोलनी पड़ेगी, क्या बचा है उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि उधमपुर एक मेजर कमर्शियल सेंटर बने और देविका जो है, माँ देविका जो है, उसकी सेवा का हमें मौका मिले, वहाँ पे हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दें। और आसपास के क्षेत्र हैं, पांडु मंदिर से लेकर पंचारी तक और पंचारी से लेकर मोंगरी तक, जो तमाम हमारी पहाड़ियाँ हैं, लड्डा की, लांदर की, तो इन सब पे हम काम करें। इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जहाँ टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है। आप अगर टिकरी चले जाएँ, अगर टिकरी से ऊपर जाए, अगर आप जंगल गली जसरकोट जाते हैं, आप सोनाडी जाते हैं, हरत्याण जाते हैं, जिबताती में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है। आप सेंट्रल बेल्ट में चली जाइए, बहुत बड़ी बेल्ट है, क्रीमची मानसर वाली बेल्ट, तिस्सी रोड गंडाला वाली बेल्ट देख लीजिए, और खुद उधमपुर शहर को देख लीजिए। हमारे पास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनकी डेवलपमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, लेकिन एक ही ज़रूरत है, वो ये कि आपका लीडर ऐसा हो जो 24 घंटे भागता हो, ठीक है ना। दो की चाहे एक फुल्का भी खाए तो उससे चपाती खाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भागता 24 घंटे हो, 24 घंटे जागता हो, 24 घंटे भागता हो। एक चीज़, दूसरी चीज़, और पहाड़ों को भी नाप सके, जमीन से लेकर आसमान तक, जहाँ तक जाना पड़े वो जा सके। तो ये ग्राउंड पोजीशन देखेगा तो वो डेफिनेटली काम करेगा। और हमारी यही कोशिश है कि ग्राउंड हालातों को देखते हुए समावेशी विकास करना, अंत्योदय और सर्वोदय के साथ काम करना, सारे क्षेत्रों का बराबर विकास करना। तो इस पर हम काम करेंगे। और आपने, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से, और अभी आप इस मुकाम पे हैं, तो आप आज के युवाओं को जो है वो क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मैं आज के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूं कि देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जो है व्यवस्थाएं भी बदलेंगी, बहुत कुछ बदलेगा। युवाओं को मैं हमेशा यही मैसेज देता हूं जब मुझे मौका मिलता है कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती जो हिम्मत करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें हर क्षेत्र में, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ ना जो पूरा मुल्क चला लूँगा, हमारा ये, मैं सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी को संभालने की जिम्मेदारी लेने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमें ढेर सारे एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, सरपंच चाहिए, डीडीसी बीडीसी चाहिए, आईएएस ऑफिसर चाहिए, स्टेट ऑफिसर चाहिए, पुलिस में चाहिए अच्छे जवान, सेना में चाहिए। तो देश में युवाओं की ही तो ज़रूरत है इस टाइम। और हर माता पिता
जो जीवन का एक पड़ाव पार कर चुका है उसकी खुशी उसके बच्चों में बसती है कि उसके बच्चे जो हैं, नई पीढ़ी जो है वो सेटल हो जाए। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पेरेंट्स को कोई खुशी नहीं होती। तो इसलिए हम उन पे काम करने वाले हैं और युवाओं को मैं यही कहूँगा, अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर हमें मौका मिला तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नई पीढ़ी की आवाज़ उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं से जुड़ा हुआ हर मुद्दा उस पर जो है इमीडिएट आवाज़ उठाई जाए और इंश्योर भी करेंगे कि जो है वो असेंबली उस पर काम करे। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ जुड़े थे जसबीर सिंह, जो कि पंचायती के हैं और जो उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो है जिन्होंने आज नामांकन भरा है। और आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि इलेक्शंस में एक तरफ जो है वो पवन कुमार गुप्ता है और एक तरफ जो है वो जसबीर सिंह है। तो आने वाले दिनों में अब देखना ये है कि क्या कौन सा कैंडिडेट जो है उसका पलड़ा बाहरी रखता है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। बाकी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। कश्मीर टाइमलाइन न्यूज़। धन्यवाद।